आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कि बोहर्स ने जो है वो एटम के मॉडल के बारे में क्या थ्योरी पेश की थी उसको हम देखेंगे समझेंगे। ठीक है, कुछ भी समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्या था जी कि नील्स बोहर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जी एटम के बारे में एक मॉडल पेश किया था। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। कहते हैं जी कि नील्स बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एन एटम इन 1913। ठीक है, कहते हैं जी नील्स बोहर ने एटम के लिए एक दूसरा मॉडल पेश किया 1913 में। ठीक है, अब दूसरे मॉडल से क्या मुराद है, देखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो एटम के बारे में पहला मॉडल था। ठीक है, अब वो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। ठीक है, और उसकी वजह से साइंटिस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन अरेज हुए थे। ठीक है, तो जिसकी बेस पे साइंटिस्ट ने ये बात की थी, उनमें एक क्वेश्चन ये भी था कि हो सकता है कि एटम का जी कोई और मॉडल भी हो। ठीक है, जिस तरह से रदरफोर्ड ने पेश किया शायद कुछ चीज़ें ऐसी ना हो, मे भी चीज़ें दूसरी तरह से एग्जिस्ट करती हूँ। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों के आंसर्स के इन सवालों के आंसर्स करने के लिए, ठीक है, बोहर्स नील्स बोहर जो है वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने जो है वो एटम का एक दूसरा मॉडल जो है वो पेश किया। ठीक है, अब उस मॉडल की जो बेस थी कि किस तरह से उन्होंने जी उस मॉडल को पेश किया, किस चीज़ को यूज़ किया, तो वो था जी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है उनकी। ठीक है, उनकी जो है उन्होंने क्वांटम थ्योरी जो है वो पेश की थी। ठीक है, अब क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि इसमें जो मैटर होता है, एनर्जी होता है, इनका रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये बताया गया जी कि जो मैटर है वो एक टाइम पे एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा होता है, तो दूसरी साइड पे जो है वो एज अ रेडिएशन बिहेव करता है। ठीक है, मैटर की नेचर को भी जो है वो डिस्कस किया गया इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को जो है, इस थ्योरी को जो है वो नील्स बोहर ने भी यूज़ किया अपना एटॉमिक मॉडल पेश करने के लिए, एटॉमिक थ्योरी पेश करने के लिए। तो इट वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। ठीक है, तो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो इस थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम में जी एक जो है वो न्यूक्लियस दिखाया गया। ये पूरा ओवरऑल जो है वो एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है वो शेल्स मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले के शेल है, फिर एल शेल होता है, फिर एम शेल होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो एम के बाद एन शेल भी होता है। ठीक है, और इसी तरह से काफ़ी शेल्स होते हैं। तो कहते हैं जी जो के शेल होता है वो सबसे अंदर वाला शेल होता है। ठीक है, एल शेल उसके बाहर वाला है, एम शेल जो है वो उसके बाहर वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शेल दिखाए हुए, तो हम कहेंगे जो के शेल है वो इनर मोस्ट है, यानी कि सबसे अंदर वाला है, और एम शेल जो है वो आउटर मोस्ट जो है वो शेल है। ठीक है, ये इनकी नंबरिंग दिखाई हुई है जी कि एन किसके इक्वल है, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जी ये काउंट किया जाता है, इनका अटामिक मैस, इनका अटामिक नंबर जो है वो काउंट किया जाता है। तो इसलिए ये एन इज इक्वल टू 1 2 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये शेल से दो चीज़ें दिखाई हुई हैं, एक जगह पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कहते हैं जी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कब होगी, जब अंदर वाले शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बाहर वाले शेल में जाने के लिए। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और जो एनर्जी है ये रिलीज कब होगी, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल के लिए जंप करेगा, तो उस टाइम पे जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और एनर्जी रिलीज जो है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है जी, डेल ई इज इक्वल टू एच वी। इसको भी अभी हम स्टडी करेंगे, सिर्फ अभी फिलहाल इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए जी, कि ये सब कुछ जो है वो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बना देनी है। उसके बाद हम जी फर्दर जो है वो इसका एटॉमिक मॉडल जो है वो स्टडी करते हैं। आप हेडिंग लगाओगे जी कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट होगा जी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट अब्जॉर्ब्स और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या था बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ना तो जो है वो एनर्जी एमिट करते हैं और ना ही जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं मुसलसल। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुसलसल ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ना एमिट करते हैं। कहते हैं जी कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डोंट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है, देखिए जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या था, उसमें वो यही कह रहे थे जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं या एमिट करते हैं। ठीक है, तो इसने जी जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था इसने वो चीज़ रॉन्ग प्रूव की कि देखिए जी ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये कंटिन्यूसली जो है वो ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ना एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या फिनोमेना था जी, सेकंड पॉइंट उसने जो दिया अपने इसको एटॉमिक मॉडल को वैल्यू करने के लिए,
कहते हैं जी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, कि जी अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जो है ना तो इमिट कर रहे हैं ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे जैसे वो रिवॉल्व करते हैं तो फिर क्या करते हैं। कहते हैं जी कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। व्हाट इट मीन्स बाय क्वांटाइज्ड, कहते हैं जी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जी कि वो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनकी अपनी अपनी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। हम ये शेल्स जो हैं हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और इनको शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी कि ये जो शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं इनकी अपनी अपनी एनर्जी फिक्स होती है और इसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स जी एनर्जी को जी बार बार इमिट कर रहे हैं कंटिन्यूसली या फिर जो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और क्या होता है जी असल फिनोमेना क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, जबकि क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो ऐसे ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसके पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स क्या होते हैं, वो फैक्ट होते हैं, हकायक होते हैं जो कि इसने पेश किए थे, ठीक है, और जिनकी वर्थ भी है, ठीक है। अभी हम उनको स्टडी करते हैं कि वो क्या थे। अच्छा जी, पास्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पास्टुलेट क्या था जी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसने कहा जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेट्स सी। बोहर ने कहा जी कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टीनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस और अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब बोहर ने सबसे छोटा जो एटम होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उसको लिया, ठीक है। उसके बारे में उसने कहा जी कि जो हाइड्रोजन का एटम है उसके अंदर एक टिनी न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनका रेडियस आर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला पास्टुलेट उसका ये था। जैसे कि डायग्राम में भी हमने देखा था, ठीक है, कि जी ये जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने सर्कुलर उसमें दिखाए हुए हैं कि सर्कल हैं जी ये, ठीक है, कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है। और सर्कल जो होता है उसका रेडियस भी होता है कोई ना कोई, ठीक है। तो कहते हैं जी कि इस तरीके से उन्होंने कहा जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है उनका जो रेडियस है वो कितना होता है, आर होता है, यानी कि उनका कोई ना कोई रेडियस भी होता है उन शेल्स का, ठीक है। तो सेकंड पास्टुलेट देखते हैं जी वो क्या था। सेकंड पास्टुलेट ये था जी कि ऑर्बिट हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे उसने बात की। सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ जी कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि उसने सबसे पहले ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि क्या होता है कि जिन शेल्स के अंदर जिन एनर्जी लेवल्स के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो ये भी एक जी फैक्ट था उसके मॉडल के बारे में जो उसने प्रेजेंट किया। थर्ड पास्टुलेट देखते हैं। कहते हैं जी कि थर्ड जो पास्टुलेट है जी, एनर्जी एमिट और अब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। कहते हैं जी कि एनर्जी जो है वो उस वक्त एमिट या अब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये बात अभी हम पढ़ भी चुके हैं और इसको देख भी लेते हैं कि इसकी डिटेल क्या देंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट देखें तो आपको पता चलेगा जी, लिखा हुआ जी कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहता है, चाहे वो के है, एल है, एम है, एन है या कुछ भी है, ठीक है, तो क्या होता है जी कि एनर्जी ना तो जो है वो रेडिएट होती है और ना ही जो है वो एब्जॉर्ब होती है, इनके ना तो रिलीज होती है और ना एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी कब एमिट और अब्जॉर्ब होती है, ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपने ऑर्बिट से निकल के किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो तब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो या तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। और ऐसा फिनोमेना कब होता है, मैंने अभी बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये देखें, अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में जंप करेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जब जंप करेगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। फोर्थ पास्टुलेट वो कहते हैं जी कि चेंज इन एनर्जी फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है।
कि जो एनर्जी के अंदर ये चेंज आता है जंप करने से, जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है या बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जंप करता है, तो इसकी एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है, वो किसको फॉलो करता है? वो प्लांक्स इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, प्लांक्स ने जी एनर्जी के बारे में इक्वेशन दी थी, मैटर के बारे में इक्वेशन दी थी। ठीक है, उसको नील्स बोहर ने बुनियाद बनाया था, तो अभी उसी की इक्वेशन पे जी वो अपनी बात को प्रूव करता है। वो क्या है वो देख लेते हैं। ये जो फोर्थ पोस्टुलेट है, इसकी हेडिंग लगाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, इट अब्जॉर्ब एनर्जी। यानी कि जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में जंप करेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, कि जब ये बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, दिस चेंज इन एनर्जी डेल ई इज गिवन बाय फॉलोइंग प्लांक्स इक्वेशन। ठीक है, प्लांक की इक्वेशन की थी कि क्या थी जी? कि डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, इज इक्वल टू एच वी। अब डेल ई क्या होता है जी? कि जो एनर्जी डेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है, किसके अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करा है? ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, कि एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है उसको डेल ई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और वो एनर्जी चेंज कैसे होता है जी? कि E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, यानी कि उसकी जो पहली एनर्जी थी, ठीक है, और उसकी जो फाइनल एनर्जी है, बाद वाली एनर्जी है। ठीक है, E1 जो उसकी पहली जिस भी वो शेल में मौजूद था, ठीक है, और E2 उसके बाद वाली एनर्जी जो कि वो करंट उसकी जो पोजीशन होगी। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एनर्जी चेंज होता है जी एच वी के इक्वल होता है। ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन थी। ठीक है, अब एच क्या है जी? कहते हैं जी एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 6.63 क्रॉस 10⁻³ माइनस 334 जोल सेकेंड। ठीक है, एंड वी इज फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन थी जिसको उसने बुनियाद बनाया, और इसी की बेस पे उसने बात की कि जी कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करते हैं हायर से लोअर ऑर्बिट में, लोअर से हायर ऑर्बिट में, और किस तरह से एनर्जी उनकी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो उसको जी इस तरह से सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन के साथ। तो ये इस तरह से जो है वो उसने रिप्रेजेंट की। ठीक है, अपने जो है वो मॉडल के लिए उसने इसको जो है वो यूज़ किया। बस आपने यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अभी छोटी क्लास है, बड़ी क्लास में फिर इनको जो है वो डिटेल में इनके बारे में जो है वो बयान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। ठीक है, कि देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में जो है वो रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो इनका रेडियस भी होता है, और फिर कहते हैं जी कि इनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, देख लेते हैं जी कि वो क्या है। अब ये क्या है जी? कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट MVR। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंट क्या होगा जी? देखें लिखा हुआ जी कि MVR इज इक्वल टू N, ठीक है, H/2 पाई। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मैस है m, उसकी वेलोसिटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो मूव कर रहा है v, और उसका जो सर्कल का रेडियस है, ठीक है, वो कितना है? तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जी कि उनका जो एंगुलर मोमेंट है वो कितना होगा जी? N इज इक्वल टू H/2 पाई। ये उसने उसकी वैल्यू दी थी कि जी H हमें पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि 3.14 होती है। ठीक है, या 22/7 होती है उसकी। और n क्या है जी? कि वेयर n इज द क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर। ठीक है, सॉरी, वेयर n इज द नंबर क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी जो डायग्राम में हमने वैल्यू देखी थी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 जो है वो 3। ठीक है, कि ये क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर को शो करता है कि ये ऑर्बिट जो है वो के शेल है। ठीक है, ये ऑर्बिट एल है, ये ऑर्बिट एम है, या फिर एन है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने देखा था कि जी जो के शेल होता है, के ऑर्बिट है, उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है क्योंकि वो पहला शेल है। एल के लिए 2 होती है, एम के लिए 3 होती है, एन के लिए 4 होती है, एंड सो ऑन। तो ये थे जी पोस्टुलेट जो उसने बोहर ने प्रेजेंट किए थे। ठीक है, इस तरह से उसने जी अपने जो मॉडल दिया एटम का उसको प्रूव किया जी कि ये वजूहात होती हैं एटम के अंदर जो जिस की बेस पे एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लास्ट पे जी ये समरी दी हुई है। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस दिखाया गया जी बोहर एटॉमिक थ्योरी से। वो क्या होता है जी? कि वो देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्या थी? इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, जो हमने पढ़ी थी जी, ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस करती है। बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्वांटम थ्योरी पे जो है बेस करती है, ये हम पढ़ चुके हैं क्यों बेस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द
न्यूक्लियस, दोनों में यही बात की गई थी। लेकिन क्या था कि उसमें सिर्फ रदरफोर्ड ने बताया था कि वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं बताया था। जबकि बोहर ने उसके बारे में बताया था कि वो रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन किस में जी, फिक्स्ड एनर्जी के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी होती है उनकी, और उसमें रिवॉल्व करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। थर्ड कहते हैं जी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, रदरफोर्ड को कोई आइडिया नहीं हो सका जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसने वाज़ह तौर पे ये प्रूव किया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके एंगुलर, उनका जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, कि वो जी फिक्स्ड एनर्जी के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें मूव करते हैं, उनका अपना मैस भी होता है, उसमें उसकी जो है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं, और फिर उसका जो रेडियस होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो था जी कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड की थ्योरी कहती थी कि एटम को जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है प्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि बोहर्स की थ्योरी ने कहा था जी कि इसने वो बात प्रूव की थी जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, उसको इसने प्रूव किया कि एटम्स जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इन्हें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारी इसने अपनी रीज़न दी। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पॉइंट वो ये जी कि एटम्स शुड कोलैप्स। ठीक है, कि एटम्स को जी कोलैप्स हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हर टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो अपनी एनर्जी को इमिट या अब्जॉर्ब करते रहते हैं। जबकि बोहर्स ने प्रेजेंट किया था कि एटम्स शुड एग्जिस्ट, कि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें मूव कर रहे थे, तो इसका एक बड़ा जो है वो तरतीब के साथ इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमी बेशी जो है वो रह गई थी, तो जो कि बोहर्स के एटॉमिक थ्योरी ने काफ़ी हद तक उसको जो है वो सॉल्व कर दिया। तो ये था ओवरऑल का जो है लेक्चर। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो।